हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अकाउंटेंसी सेट सी के आंसर कीज। होप इट विल हेल्प यू ऑल। यहाँ पे हम सेट सी के आंसर्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर था वो मैक्सिमम मार्क 60 था, टाइम 3 आवर्स। जो पेपर डिवाइडेड था वो 3 पार्ट्स में था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। हमारे को कोई 2 पार्ट करने थे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट अपना जो पार्ट ए था, जो अपनी फर्स्ट बुक है उससे। तो in which condition a partnership firm is deemed to be dissolved? This was question number first and its answer is C, on expiry of partnership, या फिर हिंदी में बोले तो साझेदारी की अवधि समाप्त होने पर। क्वेश्चन नंबर 2 था कि ऑन डिसोल्यूशन द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू। जब समापन होता है फर्म का तो पूंजी खातों के अंतिम शेषों को हम कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं? तो आंसर इज कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दी पूरी राशि किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी? ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। आंसर इज सी, हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, जो ये हमारा डेथ एंड रिटायरमेंट वाले चैप्टर से है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/4। तो हमारे को ये बता रहा है कि जो बी है अपना पार्टनर, वो रिटायर हो गया, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी ए एंड सी की? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 2:1, एंड इसका सोल्यूशन आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिक्वायर्स। आंसर इज सी, द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब भी किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन करना होता है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स की एग्रीमेंट ज़रूरी होती है। Question number 6. When a new partner doesn't bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to. तो आंसर है B, current account of new partner when he doesn't bring goodwill in cash. Question number 7 है, what is partner's current account? ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। राइट 2 आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट्स। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें पार्टनर से रिलेटेड उसके कैपिटल को छोड़ के अन्य सभी चीज़ों को लिखा जाता है जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। तो डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं? जो उसके खर्चे हैं, मतलब जो उसको देना पड़ रहा है, तो क्या दे रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा होगा। एंड लोन का जो अमाउंट होता है वो भी हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 मार्कर था। हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर थे, ए, बी एंड सी, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे 2:1:2 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल हमारे को गिवन है 1,80,000, 60,000 एंड 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है। हमें 9% पर एनम से हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। बट करना किससे था? 10% पर एनम से। तो ये आपको समझ आ गया होगा, देखिए कि किस चैप्टर से और कहाँ से क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है ये अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल से है, और टेबल सोइंग एडजस्टमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 9% से हमारा कितना आएगा, 10% से कितना आएगा, जो डिफरेंस आएगा दोनों का, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे और इसकी जर्नल एंट्रीज कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 था अपने पास, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है हमारे पास 30,000 का, टूर्नामेंट फंड है 2 लाख का। तो क्या करना था हमारे को? सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना है। टूर्नामेंट फंड को हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, उसमें से हम टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑब्वियसली एसेट साइड जाएगा। डोनेशन, जो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है एसेट साइड लिखेंगे। एंड इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, वेरी इजी। एंड जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो था कि ये हमारे दिस इज़ द क्वेश्चन जो पेपर पैटर्न के हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें गुडविल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया होता तो यस हम कह सकते थे कि हमारे पैटर्न से रिलेटेड आया है। बट ये तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से है, जो कि पैटर्न में इतने मार्क का, इतने वेटेज का तो नहीं था। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑन 1/4/2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 5 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 20,000, द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 90,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of 3,80,000 and creditors amounted to 30,000 if the normal rate of return is 20% and the goodwill is valued at 64,000 एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहाँ पे सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, सुपर प्रॉफिट आपका गुडविल से निकल जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। बट उसके लिए आपको एसेट एंड जो ये जनरल रिजर्व है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, द 10 मार्कर क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है वो रिवैल्यूएशन से है, और ये तो पक्का ही था कि आना है।
क्वेश्चन ईजी था। आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है एक्स एंड वाई की। वैसे फर्म की बैलेंस शीट है, बट पार्टनर्स अपने पास एक्स एंड वाई है जो कि 5:3 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पोजिशन, बला बला बला, बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो जो हमारे पास एडजस्टमेंट है हमें उनको देखने की ज़रूरत होती है। जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द न्यू, यहाँ पे हमें जेड का एडमिशन हो रहा है, उस टाइम हमें एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना है। तो आप एडजस्टमेंट देखेंगे, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो एसेट जब हमारी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड जाती है, और एसेट जब हमारी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड जाती है। सेम एज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में थोड़ा अपोजिट हो जाता है। इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करते हुए बता रही हूँ मैं कि ऐसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बन गया, देन फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। जो इस बैलेंस शीट में, जो हमारा फर्स्ट बैलेंस शीट है, उसमें से जो इस एडजस्टमेंट के बाद जो प्लस माइनस होगा वो करने के बाद हमें फाइनल बैलेंस शीट में वो शो करना होता है। ओके। और इसके ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन था कि आप इन दोनों में से एक कर सकते हो। यहाँ पर था कि वाई आर एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल बाय टेकिंग इमेजिनरी फिगर्स। ये बताओ कि जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसको हम रिवैल्यूएट उसी टाइम क्यों करते हैं जब किसी पार्टनर को रिटायर करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे एडमिशन के टाइम पे भी हम रिवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी फर्म में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ जा रही है। ये तो सबके लिए एडिशनल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्यों देते हैं रिटायरमेंट या फिर एडमिशन के टाइम पे बनाते हैं, या क्यों एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो ये जानने के लिए एक्साइटेड होगा ना कि जो फर्म है उसकी एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, क्या इंक्रीज़ हुई, क्या डिक्रीज़ हुई, या फिर जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसको भी जो एसेट एंड लायबिलिटी में हिस्सा पाने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं, और ये बहुत प्रॉफिटेबल भी होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना था बाय टेकिंग इमेजिनरी फिगर्स। आप कुछ भी ले सकते हो इमेजिनरी फिगर्स जो कि रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट पे बैठता हो, एंड इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन हार्ड था, क्वेश्चन वाज सो इजी। एंड पार्ट बी, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड बुक, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑथोराइज्ड एंड इशूड कैपिटल। किस चैप्टर से है, पता चल गया ना, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पे आपको ऑथोराइज जो शेयर कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है, पता है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना मेंशन होता है कि कंपनी इतने अमाउंट को इशू कर सकती है इन फ्यूचर, वो होता है ऑथोराइज कैपिटल। उससे बाहर का अमाउंट वो नहीं इशू कर सकती। इशूड कैपिटल क्या होता है, जितना उसने एक्चुअल में इशू कर दिया है, पब्लिक के लिए उसने इशू कर दिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय रिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में ही क्या कर देती है, चुका देती है, या फिर उनका पैसा वापस कर देती है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसका आंसर है मनी फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड कंपनीज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट एनी टू यूजेस ऑफ एनालिसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई दो लाभ बताने थे कि हम लोग वित्तीय विवरण का विश्लेषण क्यों करते हैं। तो हमारे को हमारा जो फर्म है उसकी, हमें फर्म या फिर कंपनी, उसकी हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है और उसकी हमें सिचुएशन पता चल जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। हमें बिजनेस के लूज पॉइंट्स एंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसका भी पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम टू टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। टू टूल्स यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो पता ही है, जो अपना पहला रेशो होता है उसका टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, करंट रेशो एंड एक होते हैं एसिड टेस्ट रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं। दिस इज़ नॉट लिक्विडिटी रेशो, दिस इज लिक्विड रेशो। इसका आइडल रेशो क्या होता है, आइडल रेशो इसका होता है 1:1। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ए फर्म हैड एसेट ऑफ 2 lakh इन इट देन पेड अ करेंट लाइबिलिटी ऑफ, दिस क्वेश्चन वाज 2 mark, ओके, 40,000 आफ्टर दिस पेमेंट द करेंट रेशियो वाज 2:1, डिटरमाइन द साइज ऑफ करेंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर दिस पेमेंट। तो
इस क्वेश्चन को हमारे को कैसे करना था, 2 लाख है, लाइबिलिटी पे किया, 1,60,000 बचा, उसके बाद फिर इस रेशो के हिसाब से हम करंट लाइबिलिटी निकालेंगे। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो होप कि आपको ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका आंसर पता होना चाहिए कि प्रीमियम पर जब हम इशू करते हैं और जो रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस यहाँ पर हमें लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे फॉरफीचर वाली एंट्री करनी थी, और बहुत ईजी है वो एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और फिर जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 आइटम लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। क्या क्या 4 आइटम आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला होगा। देन यहाँ पे हमें ये थ्योरी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का नहीं बता रही मैं। और फिर नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले वाले प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हैं, और इस हिसाब से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। याद आ गया होगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना था। यहाँ पे हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फ्रॉम अकाउंटिंग रेशो। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो लेट कॉस्ट भी 100। टोटल क्या हो जाएगा 125, 125 बाई 100 करेंगे और इनटू में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और यहाँ से आप इन्वेंट्री के वैल्यू निकाल लेंगे, और जब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 मार्कर, एंड ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन वाले चैप्टर से आया है, जो कि हमारे पैटर्न में नहीं गिवन था कि वो इतने वेटेज का है। एंड इसके एडिशनल में अगर हम देखें, इसके ऑप्शन में अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है तो वो शेयर कैपिटल से है। एंड ये चैप्टर तो सबने ही प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि ये अकेले ऐसा चैप्टर था जो 12 मार्क का था। What do you understand by issuing of share at par and at premium? What accounting entries are made in this connection? तो पार पे जब हम इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, जब हमारे पास जो 4 सपोज 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं, तो वो एट पार पे इशू कर रहे हैं। और अगर 10 रुपये का शेयर है और हमारे फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है कंपनी की, तो वो 12 पे बिकेगा, लोग फिर भी उसे खरीदेंगे, तो वो प्रीमियम पे कहते हैं एंट्रीज करनी थी। जब आप पार पे करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई रोल नहीं रह जाता, और जब आप प्रीमियम पे करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रोल होता है, उसकी भी एडजस्टमेंट करनी होती है जनरल एंट्री में। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। पार्ट सी तो हमारे हरियाणा बोर्ड में आई डोंट थिंक सो कि नेसेसरी है, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी नेसेसरी था। एंड इसके आंसर कीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।